आप शिकायत करेंगे ब्लॉक ऑफिस का हायर अथॉरिटी को, सुनने वाले कोई नहीं है क्योंकि सब मिले जुले हुए लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो अगर आपको कंप्लीट पावर मिलता है, ठीक है, तो अपने असेंबली में क्या क्या स्कोप आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंडस्ट्री लग सकती है। 2000 मिल गया, 2200 रुपये मिल गया तो हम बड़े खुश हो जाते। अच्छा, यहाँ पर कोई फिक्स रेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। कदवा क्षेत्र के बहुत सारे हजारों लोग नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, मुल्क के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। 24 घंटे के अंदर ये चारों इलाका जलमग्न हो जाता है। जैसे ही पानी का प्रकोप यहाँ होता है तो यहाँ फसलें तबाह हो जाती हैं। तो मिला जुला कर कदवा एक पिछड़ा इलाका है। हम लोग की ये कोशिश रहती है, मेरी खास तौर पे 10 सालों में ये कोशिश है कि इस इलाकों को कम से कम हम इसका जो यातायात का सुविधा है कि जहाँ 4 व्हीलर आ सके, जहाँ पे मोटरसाइकिल भी आ सके। नीतीश जी ने कहा बड़का झुट्ठा पार्टी, तो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ नीतीश जी का अलायंस हुआ और इसीलिए हर साल बाढ़ आता है, हर साल यहाँ पे काम होगा। परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बिहार सरकार बढ़ती ही नहीं है जब तक कि आप अपना मुआहदा जो नेपाल के साथ, या इसमें नदी में बहुत सारी जगहों पे गाद है, पानी का बहाव आता है और फिर पीछे तक फैलता है। लगभग 1 महीना तो पानी में लोग रहते हैं। पानी जाने के बाद 2-3 महीने लग जाते हैं कि वो जगह सूख जाए। भ्रष्टाचार का सब लोग माल खाओ मजे लो, ऐसी स्थिति में बिहार है तो परेशानी तो बहुत पता ही। जैसे हम लोग आसपास के इलाके में गए, ठीक है, काफी जगह बाढ़ का एक बहुत बड़ा परेशानी है। तो जो कदवा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं टॉप 5 मुद्दों की बात करूं जिस मुद्दे पे आप इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिस मुद्दे की आप बात करने वाला, तो वो टॉप 5 मुद्दे क्या होंगे? कदवा असेंबली सेगमेंट कटिहार डिस्ट्रिक्ट का एक असेंबली सेगमेंट और कदवा का ये जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ये 18 पंचायत का एक ग्रुप है। तो इसके उस पार 12 पंचायत का एक ग्रुप। कदवा असेंबली सेगमेंट को यूँ समझिए कि कटिहार से चलते हैं तो 6 पंचायत का एक सेगमेंट है, डंडखोरा। उसके बाद जब हम आते हैं कदवा कुमड़ी, जो बीडीओ ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहां से बहुत सारे पंचायत रिलेटेड हैं और फिर उस पार है। ये ग्रामीण क्षेत्र है कंप्लीटली और बाढ़ ग्रसित है। पिछड़ेपन का आलम बेपनाह है और पिछड़ेपन की वजह से आप ये देखिएगा कि कदवा क्षेत्र के बहुत सारे हजारों लोग नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, मुल्क के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो कदवा का जो मसला है वो मसला है बहुत गंभीर और ये मसला बिहार सरकार को समझना चाहिए कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है और नदियों के अभिशाप से परेशान है। महानंदा नदी आती है, यहाँ अभी देखिएगा आपके बैकग्राउंड में कि पानी बहुत अस्थिर है, लेकिन क्या ठिकाना कल सवेरे बढ़ जाए, क्या ठिकाना कम हो जाए। नेपाल की तराई में हम लोग हैं, नेपाल से पानी छूटता है, 24 घंटे के अंदर ये चारों इलाका जलमग्न हो जाता है। जैसे ही पानी का प्रकोप यहाँ होता है तो यहाँ फसलें तबाह हो जाती हैं। हमारे इलाके के लोग आधे और एक ही फसल ले पाते हैं, उसकी उनको कीमत भी नहीं मिल पाती और मेहनत होती लगती। तो मिला जुला कर कदवा एक पिछड़ा इलाका है। हम लोग की ये कोशिश रहती है, मेरी खास तौर पे 10 सालों में ये कोशिश है कि इस इलाकों को कम से कम हम इसका जो यातायात का सुविधा है कि जहाँ 4 व्हीलर आ सके, जहाँ पे मोटरसाइकिल भी आ सके। पहले तो ये आलम था कि अगर बीमार पड़ जाते थे, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा इलाका ठीक हो गया है, तो हेडक्वार्टर जाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी आसानी हुई है और हर पंचायत वाइज पुल भी मिलेंगे, कुछ पुल बन रहे हैं, कुछ पुल बन चुके हैं, सड़कें कुछ बन रही हैं, कुछ बननी बाकी हैं, बहुत सारे बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल ये है कि जब तक के कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, पढ़ने पढ़ाने की सुविधा नहीं होगा। हायर एजुकेशन का आप देख लीजिए कि यहाँ हाई स्कूल के अलावा हर पंचायत में एक हाई स्कूल सरकार ने तो दे दिया,
और टीचर जिस तरह के हैं, सुभान अल्लाह, टीचर की जो पूरी कैपेसिटी है स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, वो बहुत ही कमजोर है। कई लाख टीचर हैं पूरे बिहार में। तो कदवा में भी वही हालत है। यहाँ हमने हॉस्पिटल तो बनवाए, नए नए हॉस्पिटल भी बने, लेकिन डॉक्टर नदारत हैं। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बिहार सरकार करेगी। स्टेट गवर्नमेंट पर जो मेरी बात है, जो मेरी तनकीद कह लीजिए या मेरा जो इल्जाम है कि बिहार सरकार, नीतीश जी ने कहा बड़का झुट्ठा पार्टी, तो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ नीतीश जी का अलायंस हुआ और इसलिए इस अलायंस की कोई विश्वसनीयता ही नहीं जी। जितने पैसे आने चाहिए, जितने रिसोर्सेज का आवंटन होना चाहिए, जितना बजटरी प्रोविजन होना चाहिए, बजटरी प्रोविजन होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब ये मुकरिया गांव है जहां हम लोग हैं, ये धनगामा पंचायत में है। हर साल बाढ़ आता है, हर साल यहाँ पे काम होगा। परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बिहार सरकार बढ़ती ही नहीं है। जब तक कि आप अपना मुआहदा जो नेपाल के साथ, या इसमें नदी में बहुत सारी जगहों पे गाद है, नदी का जो एक प्रवाह होता है वो प्रवाह कहीं पर बाधित है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा है। महानंदा ऐसे भी रास्ता बहुत सारा बदलती है। तो तकलीफ हमारी कौम रहती है, हमारे इलाके के लोग रहते हैं। ये तो कह लीजिए कि यहाँ पर एक शिवगंज बांध है। जब यहाँ पानी आता है तो लोगों के सरों पे जाता है, तो शिवगंज बांध खुला हुआ है थोड़ा सा, तो पानी का बहाव आता है और फिर पीछे तक फैलता है। लगभग 1 महीना तो पानी में लोग रहते हैं। पानी जाने के बाद 2-3 महीने लग जाते हैं कि वो जगह सूख जाए। तो आवागमन का प्रॉब्लम, नौकरी चाकरी है नहीं, स्कूल कॉलेज है नहीं, अब लड़कियों के पढ़ने का कोई साधन नहीं, या फिर मैट्रिकुलेशन के पढ़ने के बाद कॉलेज का कोई निजाम नहीं। हम लोग तो विधानसभा में बोलते बोलते थक जाते हैं। तो बिला जिला के एक पिछड़े इलाके का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि जो कुछ भी हमारे हाथ में ताकत होती है, तो हम लोग विपक्ष के होने के बावजूद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, संपर्क सड़क योजना हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन, हम सब लोग जाके लड़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत मिलता है, हमको तो लगता है कि वो ऊँट के मुंह में जीरा है। तो ये प्रयास ही रहता है। लेकिन जैसे आपका जो बैकग्राउंड है वो तो एक एजुकेटिव बैकग्राउंड है, आप जेएमयू से भी हैं, पूरे इंडिया में आपके अच्छे नेटवर्क है। तो सरकार को छोड़ दे तो सरकार के अलावा भी बहुत सारी मशीनरी है जो कि इस इकोसिस्टम में आपको हेल्प कर सकती है। तो कभी भी आपने कोई भी कोशिश करी है कि चाहे वो एनजीओ के थ्रू हो, चाहे वो रिसर्च या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? नहीं, यहाँ रिसर्च के माध्यम से मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो रिसर्च पेपर तैयार करते हैं कि इस इलाके की गुर्बत, इस इलाके का पिछड़ापन कैसे दूर। लेकिन अल्टीमेटली स्टडी होने के बाद हम ये स्टडी किया हुआ पेपर किसको देंगे? जो मैं सरकार को सबमिट कर। कई रिपोर्ट्स यहाँ पे सरकार को सबमिट है कि इस इलाके में कैसे कैसे काम हो सकता है, फर्स्ट चरण में कैसे काम होगा, अगला बार कैसे काम होगा, लेकिन सरकार उदासीन है। और फॉर दैट मैटर एनी सरकार, एनी गवर्नमेंट जिसको जो भी आए, और उम्मीद है कि हम लोग आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे, हम लोगों के लिए भी कठिन परिस्थिति से गुजरना होगा ईमानदारी के साथ। एक तो मैंने आपको बताया कि गवर्नेंस का करप्शन की प्रकाष्ठा है जी। आप कुछ भी कह लें, आप शिकायत करेंगे ब्लॉक ऑफिस का हायर अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से फिर हम पटना सचिवालय करेंगे। सुनने वाले कोई नहीं है क्योंकि सब मिले जुले हुए लोग हैं। यहाँ करप्शन का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण जो है वो भ्रष्टाचार का, सब लोग माल खाओ मजे लो, ऐसी स्थिति में बिहार है। तो परेशानी तो बहुत बताइए। बाकी अगर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो अगर आपको कंप्लीट पावर मिलता है, ठीक है, तो अपने असेंबली में क्या क्या स्कोप आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंडस्ट्री लग सकती है? 2 स्कोप है, ये बात हम लोग हमेशा कहते हैं। हमारे यहाँ हाल के दिनों में मखाना भी होने लगा जी। और मखाना आप जानते हैं कि इंटरनेशनल बाजार में कितना महंगा बिकता है। हम लोग किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो पहले पॉपकॉर्न था, यही मकई का, और मखाना है और बहुत महंगा। तो 100 ग्राम मखाना भी 400-500 में मिलता है। तो मखाना और मक्का
इन दोनों के मक्का के तो 100 प्रोडक्ट बनते हैं। जी यहाँ का मकई जाता कहाँ है? यहाँ का मकई जाता है महाराष्ट्र, यहाँ का मकई जाता है गुजरात, यहाँ का मकई जाता है मध्य प्रदेश, यहाँ का मकई जाता है छत्तीसगढ़, यहाँ का मकई साउथ जाता है, यहाँ का मकई अफ्रीका भी जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्शन वहां हो रहे हैं। आप 100 आइटम्स हैं, एक भी आइटम हम उगाते हैं, बेच देते हैं। 2000 मिल गया, 2200 रुपए मिल गया तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। जबकि उसकी अच्छा यहाँ पे कोई फिक्स रेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है, जिसको बोलते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। तो सिचुएशन है कि 2 इंडस्ट्री यहाँ बनाई जा सकती है। हमारी जो उत्पादन है, एग्रो उत्पादन जो मकई है, उसका प्रोडक्शन यूनिट जिसमें कि 10-20 आइटम यहाँ बने, फिर वो एक्सपोर्ट हो या फिर वो बाजार में जाए, फिर उस फैक्ट्री में लोग लगेंगे, कीमतें हमको सालों भर हमको कीमत मिलती रहेगी। अप एंड डाउन होगा तो उसका फायदा हमको मिलेगा। एक मिला जुला के 2-4 राइस मिल अगर यहाँ हो गए हैं, तो 2-4 राइस मिल नजर आते, पहले तो वो भी नहीं थे। तो मखाना और इसका फैक्ट्री, इसका बाई प्रोडक्ट के लिए ही इंतजाम किया जा सकता है। और वो हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल हाउस, मैं एक बार एक इंडस्ट्री को लाया भी था, उसका कहना था कि हम इंडस्ट्री तो लगा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर उससे रिलेटेड है, बिजली का सप्लाई उससे रिलेटेड है, उसके बाद वो किस रास्ते से बाजार में पहुंचेगा, ये सारी चीजें। लॉलेसनेस के माहौल में इंडस्ट्री नहीं लगती है। आपका बिजली का इंतजाम अगर अच्छा है, जनरेटर चला के इंडस्ट्री नहीं चलती है। तो ये दिक्कतें बिहार सरकार को डिपार्टमेंट वाइज दूर करनी पड़ेगी। होने को तो बहुत कुछ हो। लॉ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पहले बिहार आपको बहुत ज्यादा ही बदनाम था, गुंडा राज आपको था, और लास्ट 10-15 साल में चीजें शिफ्ट हुई है। पर ग्रास रूट पे आपके हिसाब से चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं? और अगर नहीं आए हैं, कोई चेंजेस नहीं आया है। हमारे घर में चोरी डकैती हो जाए, उसका FIR कराने जाएंगे तो वहां कहा यह जाएगा कुछ पैसा दे देते कि बढ़िया से लिख देंगे। धारा लगाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। इवन 2 आदमी ने अगर झगड़ा कर लिया और अगर वो सुलह चाहता है कि हम सुलह कर लेंगे, उसके लिए भी यहाँ पुलिस ऑफिसर चाहता है कि सुलह क्यों कर रहे हैं लोग, वो भी सुलह कराने का पैसा लेता है। तब नीचे तक ये भ्रष्टाचार है। और क्योंकि वो क्या कहता है, उसको SP का भी अब डर नहीं है, डायरेक्ट वहीं से अपॉइंटमेंट पैसा लेकर के आता है। तो थाने के चार्जेस बंधे हुए हैं। लॉलेसनेस का यह हाल है कि यहाँ जितने भी मर्डर हुए या जितना भी क्राइम होता है, तो क्राइम तभी रुकता है जब पुलिस का इकबाल होता है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। पुराने जमाने लोग कहते हैं कि पुलिस का इकबाल है, एक पुलिस से पूरा इलाका ये हो जाता था। तो ये दिक्कत है। आपने देखा कि वो बच्ची 9 इयर्स की बच्ची का रेप हुआ, गला रेता गया, पेट काटा गया, उसको लेकर के हम लोग PMCH आए। PMCH में 4 घंटे तक PMCH में सारे लीडर वहां थे पहुंचे हुए, उनके रहने के बावजूद उसको बेड नहीं मिल सका और वो मर गई। तो ये है लॉलेसनेस की सिचुएशन यहाँ। तो ऐसा क्या मास्टर प्लान है आपके पास? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अगर हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट पे या एक मशीनरी पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं और एक SOP नहीं बनाते हैं, तो हो सकता है आपकी सरकार आएगी, फिर बाद में हो सकता है जाएगी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है उसको हमेशा के लिए किस तरीके से सॉल्व करें? मैं बताता हूँ, सिस्टमेटिक फेल्यूर अगर है तो उसको सिस्टमेटिक सुधार के ही होगा। जी। वन इंडिविजुअल कांट डू एनीथिंग। सिस्टमेटिक फेल्यूर पिछले 20-25-50 सालों में, 30 सालों में, 20 सालों में, वट एवर, सिस्टमेटिक फेल्यूर का जवाब यह है कि सिस्टमेटिकली चीजों को ठीक करना पड़ेगा। हमारी सरकार आए, किसी की सरकार आए, अगर हमारे सिस्टम में फेल्यूर है और सिस्टम ऑपरेशनल नहीं है, सिस्टम का मॉनिटरिंग नहीं है, फर्ज कीजिए कि मैंने किसी अधिकारी के बारे में कहा, लिख के दिया, लोगों के पिटीशन आए, उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो तो ये सिस्टम का फेल्यूर है। तो सिस्टमेटिक फेल्यूर का जवाब सिस्टमेटिक ठीक करके ही होगा। एक मेहनत का काम है वो। बाकी अपोजिशन आप बोल रहे हैं कि मुद्दे उठा रही है, पर ग्रास रूट में लोगों तक मुद्दे पहुंच नहीं पा रही, अपोजिशन की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है। और ये वो मैं आपकी बात मानता हूँ, उसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब सरकार अपना इस तरह का जारहाना अमल करेगी
कि जहां मीडिया कंट्रोल में, जहां इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में, जहां उसकी कोशिश होती है कि अदालतें भी कंट्रोल में हो जाए जी और फिर एक डर का माहौल बना दिया जाए, एक साजिशी माहौल बना दिया जाए, तो आम आदमी को भी डर लगने लगता है। डर के माहौल में, इस वहशत के माहौल में अब बताइए कि ये तो बताना पड़ेगा ना कि इलेक्शन कमीशन, दुनिया भर में इलेक्शन ईवीएम के जरिए नहीं होता है, पर हिंदुस्तान है माहिर और सबने कहा टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस लोग हैं, जो एडवांस कंट्री है जिसने की ईवीएम बनाए, उसने कहा यस इट कैन बी टेम्पर्ड। और आपका जो सवाल अभी राहुल गांधी ने उठाया है वो जेन्युइन सवाल है कि कैसे 5 महीने के अंदर आपके वोटर लिस्ट पे इतनी तादाद जुड़ जाती है और उन्हीं जगह पे शिकस्त होती है जहां पे जिन बूथ में ज्यादा संख्या में आपने बढ़ाया है। ये तो सामने चीजें दिखती हैं। तो लड़ाई कहा ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के ये सब चेले चपाटे हैं, तो चेले चपाटे ने बहुत सारे तरीकेकार इस्तेमाल कर लिए। कहां पर साम दाम दंड वेद, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, कल को हो सकता है हमारे पास सम्मान आ जाए जी, कल आप लोग आ जाए। तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे नहीं सरकारें चलती। सरकार चलती है एक मजबूत इरादे से, प्यार से, अपोजिशन को साथ लेके चलती है और सही राय कोई देता। यहाँ भी मैं अपने इलाके में अगर एमएलए हूं तो मुझे सही राय कोई देगा तो मैं मानूंगा नहीं, क्या जरूर मानूंगा जी, लेकिन वो सब है नहीं भाई, अधिनायकवाद है। पर अगर मान लीजिए बीजेपी इतनी स्ट्रांग है, वो सारी चीजें कंट्रोल कर रही है, तो ये काम तो आपको कांग्रेस भी करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी। तो इसका फॉर एग्जाम्पल क्या करते थे? मतलब आप चाहे वो इमरजेंसी के टाइम का देखिए या स्टार्टिंग अब 2000 के बाद का देखिए। भाई आप लोग इमरजेंसी की स्टडी करनी चाहिए कि इमरजेंसी लगाने के पहले क्या क्या चीजें मुल्क में हो रही है, कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही थी, मशहूर थे हमारे मरहूम जॉर्ज फर्नांडिस कि रेल की पटरियां डायनामाइट से उड़ा देना है। स्थिति तो देखिएगा। इवन देन कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली कंडेम इन्हें वो एक्सेस हुआ। ये बात ये क्यों नहीं कंडेम करते हैं? करें गुजरात राइट्स को कंडेम करें, जितनी भी हरकत हुई है उसको कंडेम करें, कर सकते हैं क्या? ये तो करते नहीं है। लेकिन उस हद तक लेके जाने के लिए तो आप लोगों की जिम्मेदारी ना, अपोजिशन को तो उतना स्ट्रांग खुद को बनाना पड़ेगा हमेशा। मतलब ये सोच के कि नहीं रूलिंग पार्टी बहुत स्ट्रांग है, हम तो कंट्रोल है। किसने कहा कि हम लोग नहीं बना रहे? दिन कहा इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, हुआ 400 को 240 पे अटके। तो हमारी यूनाइटेड फाइट थी ना जी, उस यूनाइटेड फाइट की वजह से चीजें यहाँ तक पहुंची है भाई। उसमें मेहनत हुई है और मेहनत हो रही है। आप देखिएगा बिहार के रिजल्ट में क्या होने वाला। जेएनयू के हवा में ऐसा क्या है कि सब पॉलिटिशियन बन जाते हैं? खुले वातावरण में संवाद है, वहाँ अच्छा बातचीत है। जो कोर्सेस हैं हमारे, पढ़ाई का स्टाइल है, कैंपस में वाद विवाद है, बहसें हैं, जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर बहस है, हर रोज किताबों के साथ ताल्लुक है, लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है, ईफ टीजिंग नाम की कोई चीज नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स में किसी तरह का कोई मतभेद और फर्क नहीं है। कैंपस में 2 बजे रात में भी जो छात्रा है वो जा सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं, ढाबे पे बैठ सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, किसी तरह की कुंठा नहीं है। तो ये एक ऐसा कैंपस है जो लगता है ये सपने जैसा है। और फिर वहां ये बहस होती है कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। यह विश्वविद्यालय जो पब्लिक फंड से बनाया गया, पब्लिक के टैक्स पैसे से हम पढ़ रहे हैं, तो हम वापस जाके योगदान क्यों करें? इसलिए जेएनयू को बहुत सारे लोगों को खराब लगता है, खास तौर पे जो सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग हैं। एक विचारधारा है जी, उस विचारधारा को वो गुलवालकर, सावरकर, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हजार नाम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अल्टीमेट उनकी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सबको इस तरह का कैंपस, इस तरह का वातावरण जहाँ संवाद स्थापित करने के लिए स्टूडेंट्स को मजबूत किया जाता है, तो ये पसंद नहीं है। अब आहिस्ते आहिस्ते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को भी
कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी एक प्रोटेस्ट की आवाज, डाइसेंट की आवाज नहीं आ सके। प्रोटेस्ट से मुझे याद है, देखिए प्रोटेस्ट हमेशा से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और हमें आजादी भी प्रोटेस्ट का थीम दी हुई। अगर आप देखिएगा लास्ट कुछ प्रोटेस्ट को, और स्पेशली अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो उसको एंटी नेशनल प्रोटेस्ट कर दिया गया, जो मुझे काफी फनी लगा। तो इसके ऊपर आपको क्या? देखिए, जब हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे, 1857 की संगठित लड़ाई हुई। बहादुर शाह जफर को लीडर सबने बनाया, तात्या टोपे ने बनाया उनको झांसी की रानी ने बनाया, वीर कुंवर सिंह ने बनाया। ये आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ऐसे नाम इसलिए ले रहा हूं, बहादुर शाह को बना दिया, मुगल वंशज के एक आदमी को यहीं के इतने बड़े बड़े लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में नायक बना दिया। ये जवाब उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिनको कोई योगदान नहीं देखता एक वर्ग का। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हम लड़े, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में जेल गए, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी पे चढ़ गए, हजारों लोगों का कत्लेआम हो गया, गोलियों का शिकार हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, हमारे धन दौलत लूटे जाने लगे। इसके खिलाफ कई तरह से डिफरेंट लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, डिफरेंट लेवल पे लोगों ने संवाद स्थापित किया आम जनता से। और गांधी जी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने आम जनता में आजादी की लड़ाई को लोगों तक ले जाने का काम किया। सबसे बड़ा योगदान ये है कि सिर्फ पिटिशन से काम नहीं चल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य को पिटिशन दे रहे, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। गांधी जी ने सीधा सीधा संवाद स्थापित किया। और देखिएगा क्या, वो चंपारण गए, फिर उनका सत्याग्रह का आंदोलन चला, सत्य के आगे आग्रह, भूख हड़ताल उनका चला, जेलों के सलाखों पर पीछे गए। मौलाना आजाद एकदम यंगेस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए। तो एक से एक पावरफुल लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और तब हमको ये आजादी मिली है। तो प्रोटेस्ट का, संवाद का और एक मुखालिफ आवाज की हमेशा ताकत होती है और ये बड़े से बड़े अधिनायक बात को हराता है। जी हम लोग हराएंगे। बाकी जिन लोगों को ऐसा वाक्य सुनते चाहते कुछ लड़ाई झगड़ा किया होगा नहीं, जेएनयू में क्या है कि जब से ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कल्चर रहा, इस कल्चर में वाद विवाद कम है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी कैंपस में जब उसने अपनी सियासत शुरू की, कर सकती है, जाहिर सी बात है, अधिकार है। तो हमको याद है कई बार ऐसा होता था कि किसी भी विषय पे बहस होती थी और बहस का एंड भी बहस से होता था। ये कहा जाता था कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। लेकिन मैं देखता था इन लोगों को, कई लोग हैं उसमें, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कि ट्रेंड इन लोगों ने डेवलप किया कि मस्पिट कर लिया जाए, उपद्रव मचा दिया जाए, मुखी कर दी जाए। ये ट्रेंड था नहीं है। मेरा दाखला 88 पे हुआ था, तो मैंने देखा उस वक्त, अच्छा, सारे पार्टी के नेता जन आते थे। नेता जब आते हैं वहां तो वो बच के नहीं जा सकते हैं जब तक कि उनको अपना भाषण देने का अधिकार है, लेकिन भाषण के बाद स्टूडेंट्स को सवाल करने का अधिकार है। तो मैं देखता था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉग, सो कॉल्ड आइडियोलॉग आया करते थे, खूब आते थे, बुलाया जाता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुलाती थी। तो जब सवाल जवाब हो तो वो वहां खड़े होते थे, और वहां खड़े होते तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता था, क्या भगोड़े हो, सवाल का जवाब दो। तो ये सारे एपिसोड जो हैं आज भी हमारे मन मस्तिष्क में है। और ख्याल की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, बोलने की आजादी, बड़े से बात भी सामने हो तो बिना झिझक अपनी बात कह सके, ये ताकत जेएनयू ने हमको दिया। और उसी वजह से हम यहाँ पे परवान चढ़े, लेकिन उस कैंपस को बर्बाद करने में लग गए हैं। टीचर का अपॉइंटमेंट मीडियोकर, उसमें कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट नहीं होता है, लेकिन हो रहा है ना। क्या मतलब है, देखो, विचार शून्य के जो लोग होते हो,
जो लोग अपनी डिग्रियां छुपाते हो ऐसे लोग विचार शून्य होते हैं। तो विचार शून्य लोगों से एक वैचारिक जगह पे अनकंफर्टेबल था उनके लिए, तो कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं कि विचार को ही मार दिया जाए। तो कुछ लव स्टोरी जेल में रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर। मेरी लव स्टोरी मेरे शादी पे खत्म हो जाती है। अच्छा, क्या वो जेल से शुरू हाँ, जाहिर सी बात है कि, और ये कमिटमेंट का सवाल है। अच्छा, अगर आपने कमिट किया तो उसको निभाइए जी। ये स्टोरी है जो आज भी जीवन में चल रही है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, दोस्तों का बहुत बड़ा हुजूम मेरे साथ है, आज भी है। वो दोस्त मेरे तो बचपन के, यहाँ जहाँ मैं अभी हूँ यहीं के कुछ फासले पे मेरा मिडिल स्कूल हुआ करता था, कजरा। आज भी बचपन के दोस्त, जब भी कोई मामला होता है, कोई हादसा होता है, कोई खुशी का होता है, वो दोस्त आज भी मिलते हैं। फिर हमने पढ़ाई जिला स्कूल पूर्णिया से की, उसके भी दोस्त, बेहतरीन दोस्त हाई स्कूल में बने मेरे लाइफ के। फिर जब मैं पटना में गया, पटना विश्वविद्यालय में BN कॉलेज में गया, वहाँ के दोस्त भी आज के दिन में उतने ही साथ है। तो दोस्तों का एक हुजूम। JNU गया तो JNU एक मैच्योर्ड होके मैं गया था, तो मैच्योर्ड दोस्ती लोगों से हुई। और वहाँ ये नहीं कि छात्र से दोस्ती और छात्राओं से दोस्ती, छात्र छात्राओं, मेरे साथ पढ़ने वाले और पढ़ने वाली हैं, सबके साथ एक बहुत ही आत्मीय संबंध के साथ हमने जीवन गुजारा और आज तक वो बरकरार है। आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत करी कम्युनिस्ट पार्टी से, और उस पार्टी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया थे, और जब उस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना था तो आपने कांग्रेस। बहुत सही आपका सवाल है। मैं अपने उन दिनों को, जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का आदमी था, स्टूडेंट था, तो मैं उन दिनों को चेरिश करता हूँ। क्योंकि ये जो वाद विवाद, संवाद, पढ़ना लिखना पढ़ाना, और एक से एक मरहूम कॉमरेड सीताराम येचुरी हम लोग का क्लास लेते थे, ओरिएंटेशन देते थे। हाँ, तो बड़े बड़े नाम, तो वहां से प्रकाश कारात भी निकले, हम लोग से सीनियर थे, लेकिन जब कभी भी उनसे मिलना हुआ तो एक वैचारिक बात पे। तो लेफ्ट पार्टी में एक और अच्छी बात रही कि वहाँ चमचागिरी कल्चर कम है, साइकोफेंसी कल्चर कम है। नेता हैं, बड़े हैं, हम लोग आदर करते हैं। तो ये सब रहा, तो वो उन दिनों को मैं चेरिश करता हूँ। मैं वैसा नहीं मैंने बहुत गलत किया था, मैंने बहुत सही काम किया था जी। अपने स्टूडेंट डेज में मैं उन लोगों के साथ आया जिनका योगदान था, जिनका ऐतिहासिक योगदान था। उसके बाद आप देखिएगा कि 98 में देश में 90 के बाद से ये सांप्रदायिकता का उभार थोड़ा बड़े पैमाने पर हुआ। जूट की खेती तो पहले से हो रही थी, लेकिन जूट की खेती की फसल भी उगने लगी थी। माननीय मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे और देश का माहौल उथल पुथल हो रहा था। फिर कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी का विचार, कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी से लेके अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, बहुत सारे लोग, बिहार के एक से एक लोग, तो एक पूरी हिस्टोरिकल विरासत है। मैं हम लोगों ने यही नहीं कहा कि कोई हमको लेफ्ट लिटरेचर और कार्ल मार्क्स भी पढ़ाना था, गांधी को भी पढ़वाया, गांधी भी पढ़ा हम लोगों ने। नेहरू हम लोगों के लेफ्ट पे रहने के बावजूद भी एक फुल ऑफ आइडिया का आदमी हम लोगों को लगते थे और आज भी लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नेशनल पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी आ गई तो तलाश ये थी कि नेशनल पैमाने पे ही इससे मुकाबला किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के अलावा और बिहार में खास तौर पे या उत्तर भारत में नेशनल पॉलिटिक्स में जो हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी की रही है और जो तारीखी हकायक इसके साथ है, जो इसके साथ विरासत है, हम तो सोच के समझने वाले लोग थे ना। मेरा सियासत में आना ऐसे नहीं कि आ जाइए, बाप का सियासत में तो बेटा आ गए, ऐसा नहीं था। एक शऊर था, एक कॉन्शियस डिसीजन था, उस बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन जैसे आप पॉलिटिक्स में तो स्टार्टिंग में आप स्टूडेंट का फिर आप एथलेटिक्स चले, तो सेटिंग वेटिंग को नहीं किए थे आप स्टूडेंट लीडर में कि वो सर्टिफिकेट हो जाए? नहीं, JNU में खासियत इस बात की है कि एकेडमिक अगर आपका साउंड नहीं है
तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। अच्छा। ये नहीं कि आप साहब यूनियन के कुछ बन गए तो आपने अगर वक्त पे मेस बिल नहीं दिया तो आप ताला आपका भी लड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उस कैंपस की बहुत सारी खूबियां हैं। आप कैंपस के स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर बनने का मतलब थोड़ी होता कि आप दूसरों से अलग हो गए, एकदम नहीं। किसी तरह का आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, वो मिलना भी नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अब हो गया, तो वो एक ग्राउंड ऐसा था जहां हमको और ज्यादा करीब से एक लीडरशिप होती है, मसले में आप दिमाग लगाते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। दैट काइंड ऑफ लीडरशिप इमर्ज। तो कोई सेटिंग नहीं थी। फिर मैंने पीएचडी की थी, मैंने जीआरएफ लिया है, स्कॉलरशिप लिया है। मैंने भुजगुल विद्यार्थी कभी नहीं रहा हूँ मैं। और लोग जाते हुए राजनीति में मैं देखता हूँ कि जेएनयू से कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जेएनयू में डॉक्टर, बहुत सारे लोगों की डॉक्टरेट भी नहीं हो पाती है। लेकिन मैंने किया, स्कॉलरशिप लिया, एमफिल किया, पीएचडी किया, तो उसकी बुनियाद पर जाहिर सी बात है कि लेक्चरशिप मिली, तो शौक इधर था, जज्बा इधर था, मन इधर था, तो मैं यहाँ इस दुनिया में चला आया। तो जो आपकी सेकेंड इनिंग की शुरुआत थी उससे पहले कुछ ना कुछ कैटेलिस्ट का होगा ना, कोई ऐसी इंसिडेंट जिन नहीं भाई अब तो कोई चीज नहीं है, कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं। अच्छा, बदलती हुई दुनिया में बदलते हुए रुझानात, और उसमें मुझे लगा कि समथिंग इज कॉलिंग मी। तो वो कौन था? कटिहार भी था मेरे जहन के सामने, मेरा गांव, मेरा स्टेट, हमारे लोग। उन लोगों के हालात को देखते हुए अंदर से ये मन था कि लोगों के बीच में चला जाऊं। में रहूंगा, जाहिर सी बात है कि एकेडमिक में एक टाइमिंग है, और उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकता। मैं जो लोग एकेडमिक में जाते हैं मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। कभी कभी मैं रिग्रेट करता हूँ मैं एकेडमिक में क्यों नहीं। लेकिन एकेडमिक का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है। मैं तो किताबों के मुताला रखता हूँ, जब मौका मिलता है कभी स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, या लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, एक तरह का हमको ग्राउंडिंग उनके साथ मिल जाती है। लेकिन ये कोई ना तो ऑल ऑफ सडन डिसीजन है, साथ साथ ये एक वो रुझान जिसको मैंने पढ़ा, जिसको देखा, उसकी बुनियाद पर ही सियासत पे। आपने बीच को तो वो कैसा रिश्ता क्या सीखा? वो से भरी हुई मेरी जिंदगी है। अच्छा। और चुनाव लड़ा है, लड़वाया है, हार का मुंह देखा है, जीत देखी है, लेकिन हार और जीत से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरे पर्सनल लाइफ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत जीत गए तो थोड़ी बहुत सरकारी सुविधाएं मिल गई, बट इतना भी मिलेंगी तो क्या फर्क पड़ता। मैं इससे ज्यादा शायद वक्त लगे काम करता रहूंगा। ये सब मन में कभी था ही नहीं, और ये सब हमारे कैंपस ने हमको सिखाया। इन्वॉल्वमेंट विद द पीपल, सोशल सोसाइटी के साथ, तो उसको सिर्फ, और उसमें हार होती है तो बहुत मजा भी आता है। इलेक्ट्रल हार है, लेकिन जीतने के बाद का घमंड भी नहीं होना चाहिए। देश के आज की मौजूदा सरकार के मंत्रियों को, सबको घमंड हो चुका है, इसलिए अनर्गल कभी कभी बयान दे देते हैं जो समाज के हित में होता नहीं। अच्छा, अभी थोड़ा रैपिड फायर करते हैं। जो भी चीज फर्स्ट आपके मन में आती है, यू जस्ट स्पीक अबाउट इट, ठीक है? तो बॉलीवुड। नहीं, बॉलीवुड इंटरटेनमेंट का एक साधन है। मेरे बहुत सारे जानने वाले, मैं इनफैक्ट बॉलीवुड के एक स्टार के साथ, सुनील दत्त जी के साथ पूरे देश ने घूमा, सद्भावना के सिपाही के नाम से। बॉलीवुड के बहुत स्टार को मैं जानता भी हूँ, और वो अपने अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत अच्छी फिल्में अच्छी बनती हैं जो प्रेरणादायक होती हैं। जैसे अभी के फूले बनी 1848 में, फूले ने ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, कि जिस व्यवस्था में पढ़ने के लिए मना कर दिया गया था और लड़कियों का स्कूल खोला उन्होंने, तो ये इसकी भी फिल्म बनी है। तो बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी होती है, बहुत बुरी भी होती हैं। एक जमाने में रिफॉर्म थी, बहुत सारी फिल्में थी। अल्टीमेटली ये इंटरटेनमेंट है, लेकिन इंटरटेनमेंट अब तो इस पे आ गया है ना, तो इसको लोग देख लिख करके अपना दिल बहलाते हैं। प्रशांत किशोर। बिहार में एक खुला मैदान है। राजनीति में, पब्लिक लाइफ में आप किसी को रोक नहीं सकते। अपने अपने काम करने का तरीका है, और अपने अपने काम पे लोग तरीके से अपना काम करते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अल्टीमेटली जो अवाम है वही फैसला करती है।
आवाम ही फैसला करेगी कि उनका फेट क्या हो। नीतीश कुमार इतने दिनों से मुख्यमंत्री है, मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को कभी बुरा भला नहीं कहता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि उनकी समझ को क्या हो जाता है। जिस पार्टी को इतनी ज्यादा उन्होंने खिलाफ कहा और सांप्रदायिक कहा, बड़का झूठा पार्टी कहा, उनके मिनिस्टर ने कहा कि सेंटर हमको पैसा नहीं देता है, ये सब कहने के बावजूद वो सांप्रदायिकता के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। तो नीतीश जी गांधीवादी है या ऐसा वो क्लेम करते हैं, तो गोडसेवादियों के साथ क्यों चले जाते हैं? जिस व्यक्ति ने, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की हो, उसके साथ आपने हाथ कैसे मिलाया? देखिए, इंसान पैदा होता है और मर जाता है, इसके बीच का जो समय है उसके जीवन काल का वही समय है। आकलन उसी वक्त होता है कि आदमी कैसा था, क्या किया। तो अल्टीमेटली नीतीश जी के बारे में अगर ये बताया जाए, ठीक है इन्होंने काम करने का प्रयास किया, पिछले 25 सालों में दूसरे राज्य ने भी तरक्की की है, हमसे ज्यादा की है, तो यह क्लेम करना कि नहीं हमने पहले से ज्यादा काम किया, इस 25 सालों में उड़ीसा ने भी तरक्की की है, बंगाल ने तरक्की की है, मध्य प्रदेश ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, साउथ के स्टेट ने किया है, पंजाब ने किया है, दिल्ली ने किया, हरियाणा ने किया है, सबने तरक्की की है। उस मुकाबले में बिहार कहाँ है? उस मुकाबले में बिहार बहुत पीछे है। सवाल वहां पे तेजस्वी यादव यंग लीडर हैं और उनको बहुत मेहनत करनी है। पिछले बार हम लोगों के वोट का मामला सिर्फ 12,000 से रुक गया था, इस बार उसको हम लोग तब जाएंगे, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है आज के दिन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको मैं हर वक्त प्रणाम करता हूँ। भीमराव अंबेडकर जिस जाति के हैं, उस जाति के पास जमीनें नहीं, शिक्षा नहीं, और उनको न सिर्फ जमीन, शिक्षा, प्रताड़ित किया गया उस दलित समाज को कि ये छूत अछूत है। उस समाज से निकला हुआ एक व्यक्ति भारत का संविधान बना देता है। तो माँ के पेट से कोई टैलेंटेड आदमी पैदा नहीं होता, इन्वायरमेंट ऐसा होता है, उसकी अपनी समझ होती है। तो भीमराव अंबेडकर की ही वजह से आइन है और उसके प्रोटेक्शन को, उस प्रोटेक्शन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अटैक करती है। हम उस हमले को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आखिरी दम तक ये जो हमको आइन हासिल हुआ है उसकी लड़ाई चलती रहेगी, उसको प्रोटेक्शन की लड़ाई चलती रहेगी। तो भीमराव हिस्टोरिकल फिगर में बहुत बड़ा फिगर है। अब लास्ट के 2 सवाल मैं आपसे बस पूछता हूँ। जी पूछ दी। सबसे पहला कि सिंस आप पॉलिटिशियन है और आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी है, और मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलिटिकल लीडरशिप की एक वैक्यूम आ गई है जो कि ट्रुथ है, तो आपको क्या लगता है कि ये वैक्यूम क्यों आई है और ये कैसे आपको ठीक? उसके हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं कि मुस्लिम समुदाय में लीडर नहीं बन पाते हैं नेशनल पैमाने पे या स्टेट लेवल पे। एक तो मेहनत की कमी है, समझ की कमी। आपका समझ होना किसी मुद्दे पे, समझ करके चीजों को आगे बढ़ाना। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरह से भाजपा ने माहौल बनाया है, उसके ऊपर सफाई से बात करना चाहिए। प्लस इस देश में हिंदू मुसलमान से भी इकट्ठे रहते हैं, तो आपकी जितनी बातें भी होंगी वो बातें मिली जुली तहजीब की बातें। उसमें भी कभी कभी मैं देखता हूं कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं करनी है, अपनी बात तो कहनी ही कहनी है, साथ साथ यह भी कहनी है कि अगर मैं गरीबी से, मेरा गरीबी मेरे साथ है, तो ये गरीबी और कम्युनिटी में भी है। तो जो लोग गरीब है, मजलूम है, जैसे दलित वर्ग, वो मजलूम है, तो उसके साथ हमारा साथ होना ही चाहिए, ताकि 2 मजलूम मिलकर के एक बड़ी ताकत बन जाती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने और कांग्रेस पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स ने, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ने एक अधिकार दे दिया, महल में रहने वाला या इस खेत में काम करने वाला, वोट का अधिकार बराबर है। उस बराबरी के अधिकार ने वो ताकत हम लोग को दी है। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीडरशिप की भी जरूरत होती है कि एक तो उनकी समझ पैदा होनी चाहिए, अपने लोगों में जाकर के एतमाद पैदा करना चाहिए। मैं पूरे बिहार में घूमता, हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैं सबको कहता कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, एतमाद पैदा कीजिए, और जो गलत कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डाल करके आपको बात करना ही होगा। जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ बोलना है तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ बोलते हैं तो साथ साथ ये भी बोलना पड़ेगा कि किसी भी कम्युनिटी में जुल्म नहीं होना चाहिए।
तब आपकी लीडरशिप उभर के आती है। तब जब ये पॉडकास्ट देखिए, ये फॉर यंग बिहारी लड़का देखेगा जिसका पॉलिटिकली इंक्लिनेशन है, तो आप किस तरीके से उस लड़के को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो पॉलिटिकली मोर एक्टिव हो सके, अपने जो क्षेत्र के मुद्दे को सही तरीके से रख सके, बाकी पॉलिटिकल करियर को चूज कर सके? Politics is not the career, first of all. Okay. Politics cannot become a career. जिनको कैरियर करना है, कारोबार करें, नौकरी करें, धंधा करें, ठेकेदारी करें। पॉलिटिक्स 24/7 का काम। आपको अपना, आपकी जिंदगी कैसे चली, आपके दाल रोटी कैसे चले, उसका आपको इंतजाम करना है। मेरे अपने जीवन में अगर हमने जब नौकरी छोड़ी तो मेरी वाइफ नौकरी कर रही, तो मैंने कहा एक आदमी नौकरी करो ताकि मुझे सपोर्ट कर सके, मेरा बावर्ची खाना तो चलना चाहिए, मेरा दाल रोटी तो चले। तो वो हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जो भी नए लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, एक तो उनकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तालीम अच्छी होनी चाहिए, और आप समाज में जाएंगे तो समाज आपको बहुत मदद कर देता है। यहाँ हर घर में मैं जहाँ चाहूंगा रह करके आपके साथ चलिए, खाना मिल जाएगा। लोग ये देखते हैं कि ये आदमी मेरे लिए काम करता है, तो खाना खिलाने का ये समाज इतना मजबूत समाज है, खाना खिलाने को दिक्कत होता है। हो सकता है आप कहें कि मेरे मोटरसाइकिल में 2 लीटर तेल भरा दो, वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी जो कुर्बानी है वो दिखनी चाहिए। लोग आसानी से चीजें नहीं मिलती, तो नए स्टूडेंट्स पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, समझ अच्छी पैदा हो, इस मुल्क की समझ पैदा हो, मिली जुली तहजीब की समझ पैदा हो, और साथ साथ अपना इंतजाम भी करके रखें। तो बस अब इससे पॉडकास्ट खत्म करते हैं। एक बार आप कैमरे की तरफ देखकर आज का दिन हम लोगों ने आपके साथ बिताया, कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने इलाके में इनको लेके आया, और हमारे इलाके का पिछड़ापन, हमारा इलाका जैसा भी है वो आपके अब कैमरे में है, और हम लोग की कोशिश है कि अपने इलाके में जो अंधेरापन है, जो तकलीफ है, उससे लोगों को निजात मिले। ये हमारी कोशिश है, कामयाब भी होती है, यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया।